Hello my dear students, welcome back to grammatical study. In this class today I am going to start a phrasal verb. इस क्लास में मैं आज फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और ऑलरेडी अपना जो टॉपिक है जैसा कि फाइनाइट वर्ब है वो चल रहा है और फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत तीन तरह की वर्ब हम क्लियर कर चुके हैं। तीन तरह की कौन सी? यहाँ पर मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद में हमने पढ़ी कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रियाएं। और ये लास्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसमें ये जो वर्ब है ये वर्ब लेक्सिकल वर्ब ही है, लेक्सिकल वर्ब ही है और इसी को अपन मेन वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब। लेकिन ये फ्रेजल नाम क्यों दिया गया है? ये प्रीपोजिशन के साथ एक फ्रेज बनाती है। ये प्रीपोजिशन के साथ फ्रेज बनाती है। फ्रेज होने के कारण, ये फ्रेज होने के कारण क्या है? वर्ब के साथ फ्रेज होने के कारण इसको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। ये एक फ्रेज है, इसलिए इनको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं तो देखो, सी लुक्ड आफ्टर, सी लुक्ड आफ्टर रवि। बस, सी लुक्ड आफ्टर रवि। अब आप कहोगे इसकी हिंदी अपन देखते हैं तो सी वह, लुक्ड मतलब देखा, आफ्टर का मतलब बाद में या पीछे भी होता है, आफ्टर का अर्थ राम, रवि। तो इसका अर्थ अपन ये लगाएंगे उसने बाद में रवि के बाद में देखा या रवि के पीछे देखा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ ध्यान दो, इधर ये मेन वर्ब आ गई, इसीलिए मैंने कहा लेक्सिकल वर्ब भी है, ये मेन वर्ब भी होती हैं। इनके आगे ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन याद रखना, ध्यान रहे, ये प्रीपोजिशन है रवि के लिए न आकर ये आफ्टर है, ये लुक्ड के लिए आता है। और इन दो से मिलकर, इन दो से मिलकर क्या है? ये एक फ्रेज बनाता है, ये एक फ्रेज बनाएगा, ये एक फ्रेज हो गई और इस फ्रेज को ही अपन क्या देंगे? फ्रेजल वर्ब नाम देंगे, फ्रेजल वर्ब। क्योंकि ये वर्ब कौन सी है? फ्रेज से निर्मित होने के कारण, फ्रेज से बनी हुई होने के कारण फ्रेजल वर्ब है। यही कारण है कि ये अर्थ भी अलग अलग ही देगी, अर्थ अलग ही देगी, ये इसके आफ्टर के साथ देगी। और लुक्ड आफ्टर, जैसा कि इसका अर्थ क्या होता है? लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना, देखभाल करना। इसीलिए इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया सी लुक्ड आफ्टर रवि, मतलब उसने रवि की देखभाल की, रवि का पालन पोषण किया, इसका अर्थ ये निकलेगा। तो इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ओके, उसी तरह से देखो, माई कार ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन इन द वे yesterday, in the way yesterday। एक सेंटेंस है कि कल मेरी कार रास्ते में ब्रोक डाउन हो गई। अब ब्रोक क्या हो गई? यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, आप सारे जानते हो, यह सब्जेक्ट हो गया, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ब्रेक से बना है ब्रोक और थर्ड फॉर्म हो गई ब्रोकन। ब्रेक का टूटना या तोड़ना, इसका मतलब रास्ते में मेरी कार नीचे टूट गई, ये इसका अर्थ नहीं है। यहाँ पर डाउन है, ये डाउन इसके लिए आया है, न कि डाउन इसके लिए नहीं आया है, इसके लिए नहीं आया है, ये इसके लिए आया है। इसीलिए ये एक फ्रेज बन गई। ये क्या बन गई? फ्रेज बन गई। और ब्रेक डाउन का अर्थ क्या होता है? खराब हो जाना, मशीन का चलते चलते रुक जाना। ये गाड़ी नहीं, ये किसी भी मशीनरी वर्क है उसके लिए उपयोग में ली जा सकती है। ये फ्रेजल वर्ब है। कोई भी चलती चलती मशीन है वो अचानक रुक जाती है या खराब हो जाती है, उस मशीन को की खराबी को बताने के लिए, उसके अचानक रुकने को बताने के लिए इस फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है।
उसी तरह बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। इसमें आप देखो इसका अर्थ क्या है, माई कार ब्रोक डाउन इन द वे यस्टरडे, कल रास्ते में मेरी कार खराब हो गई, कल रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। ओके, तो यहां पर क्या है, इस तरह से इन फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कि पुट डाउन, पुट ऑफ या पुट आउट द लैम्प, ये लो पुट आउट द लैम्प। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है। जैसे क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। उसी तरह से पुट शुरू में वर्ब आई है, तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस के साथ भी यूज हो सकता है, पुट आउट द लैम्प। अब इसका अर्थ क्या लेंगे, आउट बाहर, पुट रखना, लैम्प मतलब लैम्प आप जानते ही हो, जलता हुआ लैम्प, लैम्प को बाहर रख दो, इसका अर्थ ये हो गया। लेकिन ये अर्थ गलत है, ये इसका अर्थ नहीं है। इसका सही अर्थ क्या होगा, पुट आउट का अर्थ क्या होता है, ये आउट प्रीपोजिशन आ गया और ये वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब आ गई और ये प्रीपोजिशन आ गया, और इनसे मिलकर क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब बनी है। और इसका अर्थ होता है बुझा देना, लैंप को बुझा दो, इसका मतलब है लैंप बुझा दो, नहीं कि लैंप को बाहर रखो। इसीलिए क्या इनके विशेष यूजेस होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है हमने पढ़ी, लेकिन याद रखना हर मेन वर्ब के आगे आने वाला प्रीपोजिशन है, उससे फ्रेजल वर्ब कदापि नहीं बनती है। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल को देखो समझो आप। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं यहां पर मैं, जिससे ये कंफ्यूजन दूर हो कि कौन सी फ्रेजल वर्ब होती है और कौन सी नहीं होती है। उसके लिए आप देखो, जैसे मैं कहूं ही ran after him, he ran after him। अब देखो रन से बना रेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आफ्टर हिम की जगह मैं कोई नाम भी दे सकता हूँ, ही की जगह भी कोई नाम रख सकता हूँ, वो कोई खास बात नहीं है। जैसे कि ही की जगह लिख दिया मैंने राम और हिम की जगह लिख दिया मैंने श्याम। राम रैन आफ्टर श्याम, ऐसे समझ लो चाहे आप। और ये आप प्रीपोजिशन बन गया। आप कहोगे सर ये फ्रेजल वर्ब बन गई, इसका भी कोई विशेष अर्थ होगा ना। यहाँ पर ये आफ्टर है, ये इसके लिए आया है, ये इस वर्ब के लिए नहीं आया है। बाकी फ्रेजल वर्ब में जितने भी ये प्रीपोजिशन हैं ये इनके लिए आए हैं। देखो ये इसके लिए नहीं आया, यहाँ तो इन अलग है। तो जरूरी नहीं मेन वर्ब के आगे आने वाला हर प्रीपोजिशन है उससे फ्रेजल वर्ब बने ना। फ्रेजल वर्ब कुछ निश्चित होती हैं। यहां पर देखो आफ्टर इसके लिए इसका अर्थ क्या होगा, रन का अर्थ दौड़ना ही निकलेगा, कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, ये सिर्फ ओनली एंड ओनली वर्ब है, मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है। इसीलिए इसका अर्थ क्या होगा, ही रैन आफ्टर हिम, उसने उसके पीछे दौड़ा या वह उसके पीछे दौड़ा। राम श्याम के पीछे दौड़ा, इसका सही अर्थ ये निकलेगा। तो इस तरह से है, ये होती है फ्रेजल वर्ब। और इसके बाद में अपन शुरू करेंगे ये फाइनाइट वर्ब हैं। फाइनाइट वर्ब पूरी हो गई। फाइनाइट वर्ब में हमने क्या समझा, ऐसी वर्ब जिनका यूज क्या है, सब्जेक्ट के वचन और नंबर के अनुसार होता है। नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल, यहां पर है नंबर, इसके क्या प्रीपोजिशन है। इसमें देखो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब को हमने समझा है। और फाइनाइट वर्ब का मतलब है ऐसी वर्ब जिसका उपयोग, जिसका यूज सब्जेक्ट जो होता है शुरू में नॉन वर्ड है, उस सब्जेक्ट के नंबर क्या हो गया, सिंगुलर और प्लूरल, उस सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग होता है। भाई एक वचन है या बहुवचन है, उसके अकॉर्डिंग होता है। और किसके अनुसार, पर्सन। तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। पर्सन क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
फर्स्ट पर्सन आया तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सेकंड पर्सन आया उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, थर्ड पर्सन आया उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो ऐसे वर्ब्स को फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ये जितने भी हमने पढ़ी फाइनाइट वर्ब्स पढ़ी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखो नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में देखो तीन तरह की हमने पहले समझ लिया। ये कितनी तरह की होती हैं? ये तीन तरह की होती हैं। और तीन में कौन कौन सी होगी? ये तीन में होगी, एक तो देखो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव एक तो होगी इन्फिनेटिव, दूसरी होगी पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, और तीसरी होगी जेरेंड। तीसरी हो कौन सी होगी? जेरेंड। अब हम इनको समझेंगे। याद रखो नॉन फाइनाइट की परिभाषा हमने समझ ली। ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग का यूज नहीं होता है। कहने का मतलब ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह नहीं आती है। जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह आती है वो सारी की सारी क्या है? फाइनाइट है। और जो इनकी जगह नहीं आएगी वो सारी नॉन फाइनाइट है। सीधे अर्थ में अपन ऐसा समझ सकते हैं इजी वे में। अपन इन्फिनेटिव की बात करते हैं। इन्फिनेटिव है वो टू के आगे फर्स्ट फॉर्म से बनती है। ये इन्फिनेटिव वर्ब टू के आगे फर्स्ट फॉर्म से बनती है। टू प्रीपोजिशन के आगे, पहले नहीं। ऐसा नहीं है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू प्रीपोजिशन आ गया, ये गलत है। टू पहले आएगा और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आगे आएगी। इस तरह से इन्फिनेटिव वर्ब होगी। ये इन्फिनेटिव वर्ब दो तरह से कार्य करती हैं। ये नॉन के रूप में भी हैं और ये वर्ब के रूप में भी। नॉन के रूप में भी और वर्ब के रूप में कार्य करती है। ये नॉन भी होती है और वर्ब भी होती है। ये इन्फिनेटिव टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म। इनके एग्जाम्पल्स देखो आप, इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अपने। तो देखो मैं कहता हूं टू स्विम, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। और मैं कहता हूं टू रन या टू रीड, टू रीड इज ए गुड हैबिट। ये देखो यहां पर ये इज है, इज के पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन होता है, नॉन या प्रोनाउन, और वो सब्जेक्ट की जगह लेता है, इसीलिए नॉन या प्रोनाउन होता है। इसका अर्थ क्या होगा ये देख लो। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो ये तैरना इसमें कार्य हो रहा है क्या? कार्य एक्टिव है क्या? तो ये वर्ब नहीं है। यहां पर ये क्या हो गया? नाउन हो गया और इसका अर्थ हो गया तैरना, तैरना हो गया इसका अर्थ। यहां पर मैं कहता हूं टू रीड इज ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत होती है। ये इज का अर्थ लगाऊंगा मैं, होती है लगाऊंगा इसका अर्थ। ये टेंस में पढ़ेंगे, देखो वर्ब का क्या अर्थ लगाएं क्या नहीं लगाएं, हम टेंस में और अच्छी तरह इनको समझेंगे। तो इसका अर्थ हो गया पढ़ना एक अच्छी आदत होती है। इसमें कोई कार्य हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन है। ये क्या है? ये नॉन है। अब हम बात करते हैं, ये नॉन तो पढ़ लिया हमने, अब ये वर्ब के रूप में, इन्फिनेटिव वर्ब। वर्ब के रूप में देखो इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा है, अब तीसरा और देखो आप, जैसे कि क्या है? आई वेंट देयर, आई वेंट देयर टू प्ले, टू प्ले क्रिकेट, मैं वहां क्रिकेट खेलने के लिए गया। यहां पर देखो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये एडवर्ब हो गया, और ये टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नॉन हो गया। वैसे पूरा तो टू प्ले क्रिकेट प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। और अपन इन्फिनेटिव की बात करते हैं, टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थे, टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आगे, इसीलिए ये इसका अर्थ क्या हो गया?
ये हो गई वर्ब, और ये वर्ब कौन सी होगी? इन्फिनेटिव वर्ब होगी। इसका अर्थ क्या होगा? देखो, आई वेंट देयर टू प्ले क्रिकेट, मैं वहां क्रिकेट खेलने के लिए गया, खेलने के लिए गया। यहां तो यहां एक कार्य को शो कर रही है। खेलने में क्या है? कार्य होता है, खेलने के लिए गया, इसीलिए फिजिकल वर्ब को शो कर रही है ये बात, इसीलिए वर्ब है। तो याद रखें, इन्फिनेटिव वर्ब टू के आगे क्रिया की पहली फॉर्म से बनती है, और ये नॉन और वर्ब दोनों होती है। अच्छी तरह एकदम इजी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है और सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की जगह नहीं लेगी। देखो यहाँ पर ये अलग में मेन वर्ब के रूप में इज है, और यहाँ पर मेन वर्ब है। कोई भी मेन वर्ब और सहायक क्रिया की जगह ये नहीं आएंगी, इसीलिए इनको नॉन फाइनाइट कहते हैं। और इन्फिनिटी होती क्या है, ये अच्छी तरह से अपन ने यहाँ समझ लिया। आगे मैं बात करता हूँ पार्टिसिपल की। इसको मिटा देते हैं अपन इन्फिनेटिव को। आगे नंबर किसका है? पार्टिसिपल का है। अपन यहाँ पार्टिसिपल की बात करें, पार्टिसिपल की बात करें तो देखो, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स भी होते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं इनको, ये एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। और जैसा कि वर्ब तो है ही, चाहे एडजेक्टिव्स कह दो और वर्ब्स कह दो, वर्ब्स तो है ही है। और वर्ब कौन सी है? नॉन फाइनाइट है, जो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की जगह न ले, और इनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्यों कहते हैं एडजेक्टिव्स? ये देखो आगे, ये आगे चलकर कितनी तरह की हैं, ये आप समझ लो। पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ये फिर आगे चलकर क्या है? ये 3 तरह के हैं, ये फिर आगे चलकर 3 तरह के हैं। पहला कौन सा पार्ट है? ये समझ लो आप, पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल्स हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये देखो आप, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी, आईएनजी मतलब ये आईएनजी वर्ब के रूप में होता है, ये आईएनजी वर्ब के रूप में है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तीसरी फॉर्म के रूप में आएगा, याद रखना, वर्ब की तीसरी फॉर्म के रूप में। लेकिन ये वर्ब की मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म की जगह नहीं लेगा ये, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है। ये वर्ब की तीसरी फॉर्म के रूप में आएगा, लेकिन उसकी जगह नहीं आएगा, उसकी जगह पर नहीं आएगा। परफेक्ट की बात करें अपने तो परफेक्ट में हैव के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आप जैसा कि आप सारे जानते हो, और इसमें हैविंग आता है, इसमें हैव की जगह हैविंग का यूज होता है। तो ये हैं, इनके अपन एग्जाम्पल समझ लेते हैं अच्छी तरह से। एग्जाम्पल्स देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल समझते हैं सबसे पहले। इसमें है जैसे कि गोइंग टू द स्कूल, गोइंग टू द स्कूल आई सा ए स्नेक। स्कूल जाते हुए या स्कूल जाते वक्त मैंने एक सांप देखा, मतलब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक सांप देखा, इसका मतलब ये है। अब याद ध्यान दो, ये सब्जेक्ट तो अलग हो गया, ये कोमा आ गई, ये मेन की वर्ब हो गई यहाँ पर, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इससे पहले एक बात आई है, गोइंग टू द स्कूल, यहाँ पर गोइंग आ गया, ये पूरी फ्रेज हो गई। ये क्या हो गई? फ्रेज। इसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पर? पार्टिसिपियल फ्रेज कहेंगे इसको। गोइंग का मतलब जाते वक्त या जाते हुए या जाते समय। तो स्कूल जाते समय या स्कूल जाते हुए कार्य हो रहा है इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, गो के आगे, गो के आगे आईएनजी है, इसीलिए इसको अपन क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देंगे इसको अपन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अर्थ क्या हो गया इसका? गोइंग टू द स्कूल आई सा ए स्नेक, स्कूल जाते वक्त या स्कूल जाते समय मैंने एक सांप देखा।
ये होगी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। अपन आगे बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल की अपन बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो आप, जैसे मैं कहता हूं आई फाउंड या आई हैव फाउंड, आई हैव फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने मेरा खोया हुआ पेन पा लिया है, मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिल गया है। अब देखो यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म के बाद में कोई भी नाउन या ऑब्जेक्ट आता है, माई लॉस्ट पेन, तो ये पूरी फ्रेज हो गई ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन इस फ्रेज में ये माई किसके लिए, पेन के लिए आया, और इसके बीच में ये लॉस्ट क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है। इसने साइक्रिया और मेन, ये साइक्रिया और मुख्य क्रिया की जगह नहीं ली है इस लॉस्ट ने, इस वर्ब की तीसरी फॉर्म ने। इसीलिए क्या है, ये क्या है यहाँ पर, ये लॉस्ट क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। इनको एडजेक्टिव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विशेषण का काम करती है यहाँ पर। जैसे माई लॉस्ट पेन, मेरा खोया हुआ पेन, पेन किस तरह का है, उसकी एक विशेषता होगी कि खोया हुआ, जो गुम गया था वह पेन, इसके साथ ये एक विशेषता जुड़ गई, इसीलिए एडजेक्टिव्स भी कहते हैं इनको। तो इस तरह से आप ध्यान रखो, क्रिया की तीसरी फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आती है, चाहे कहीं पर भी आए। अब अपन बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल है उसको देखो, और वो अपने अगली क्लास में समझेंगे। ओके, दैट्स ऑल इन दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।